हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है रात 9 PM पे। तो आप सभी लोग रात 9 PM पे जुड़कर हमारे चैनल से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है। 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है असमाजीकरण, बी ऑप्शन है द्वितीयक समाजीकरण, सी ऑप्शन है पूर्वाभासी समाजीकरण, डी ऑप्शन है वयस्क समाजीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है, आपको बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो मीडिया संचार है यह द्वितीयक समाजीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया। 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है एमिल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर किया है, आप सारे लोगों को पता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एमिल दुर्खाइम महोदय। ठीक है, एमिल दुर्खाइम महोदय ने संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर किया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से संपूर्ण संस्था कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन है एक कॉन्वेंट स्कूल, बी ऑप्शन है एक बोर्डिंग स्कूल, सी ऑप्शन है एक मानसिक रोगी आश्रम, डी ऑप्शन है एक क्रूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, संपूर्ण संस्था नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, एक क्रूज जो है संपूर्ण संस्था नहीं है। जबकि एक कॉन्वेंट स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल, एक मानसिक रोगी आश्रम, ये सारी चीज़, ये तीनों ही ऑप्शन संस्था मानी जाती है। तो कौन सा संपूर्ण संस्था नहीं है, तो एक क्रूज जो है यह संपूर्ण संस्था नहीं है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा संस्था के बारे में जानते हैं। संस्था शब्द का प्रयोग कई रूप में किया गया है, यथा संगठन के रूप में, व्यापार प्रतिमानों के रूप में तथा कार्यवाही एवं नियमाचारों को व्यवस्था के रूप में। इससे स्पष्ट होता है कि एक क्रूज संपूर्ण संस्था नहीं है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट बताना है। तो जीपी मर्डॉक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है विलियम जे गुडे, सी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है RH लुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विलियम जे गुडे महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। और बुक से रिलेटेड जो है हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके जो है आपको वहाँ पे वीडियो बुक से रिलेटेड मिल जाएगा, बुक और ऑथर से रिलेटेड। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है F एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है GP मॉर्गन, डी ऑप्शन है LT हॉबहाउस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक बुक किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा F एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स महोदय ने द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक बुक लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियाँ अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जात विज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन है H गारफिंकल, बी ऑप्शन है बिमेनोवस्की, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है T पार्सन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि समुदाय वर्ग समानार्थी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन है जी सिमेल, बी ऑप्शन है लोए, सी ऑप्शन है ए इटजियोनी, डी ऑप्शन है ई इटोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा किसने
सुझाव दिया है कि जो समुदाय है यह क्या है, वर्ग का समानार्थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोए महोदय। ये जो लोए महोदय हैं इन्होंने बताया कि जो समुदाय है यह वर्ग के समानार्थी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सभी प्रतीयमान को समाविष्ट बनाते हुए जो कि मानव जीवन के से जुड़े किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं विल ओदी विप्स का अनुकरण करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि यहाँ पर उपर्युक्त क्वेश्चन का क्या अर्थ, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम ए ऑप्शन देखते हैं, ए कॉम्ट, बी ऑप्शन है एच स्पेंसर, सी ऑप्शन है जी सिमेल, डी ऑप्शन है ई दुर्खिम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये जो विल दो विप्स का अनुकरण करता है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, तो यह किसने दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी सिमेल महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सी ऑप्शन है संघर्ष परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट महोदय ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, यह निम्न रूप में कौन है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ए ऑप्शन है संघर्ष परिकल्पना, बी ऑप्शन है संतवना परिकल्पना, सी ऑप्शन है शून्य परिकल्पना, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो एक परिकल्पना है हाइपोथेसिस, यह सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान जो परिवर्तियों के बीच जो है चर हैं इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो यह कैसी परिकल्पना होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, शून्य परिकल्पना, ठीक है। ये रिसर्च टॉपिक से उठाया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 11 है, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, यह निम्न रूप में कौन है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। तो ए ऑप्शन होगा तर्कसंगत सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रतिमामला विश्लेषण, सी ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक पद्धति, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत क्या निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय क्या करती है, केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है। तो यह निम्न में से क्या होगा, कौन सा सिद्धांत होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, तर्क संगत सिद्धांत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या है, लोगों अथवा समूहों के का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुँचना निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ऐसा क्या यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन है अनुलंब गतिशीलता, बी ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता, सी ऑप्शन है अधोमुखी गतिशीलता, डी ऑप्शन है उन्नतिशीलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुँचना निम्न में से क्या है, तो निम्न में से क्या हो जाता है, यह उन्नतिशीलता कौन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1 मिनट अभी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किस से जाना जाता है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है सहगण अध्ययन, बी ऑप्शन है प्रचलन अध्ययन, सी ऑप्शन है व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, डी ऑप्शन है देशांतरीय अध्ययन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जब अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किससे जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देशांतरीय अध्ययन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है अधिक्रमिक वर्गीकरण, बी ऑप्शन है अंतर्विवाही संस्तरण, सी ऑप्शन है अनुलंब गतिशीलता, डी ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनुलंब गतिशीलता। ठीक है, यह जो है जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि अधिक्रमिक वर्गीकरण, अंतर्विवाही संस्तरण और प्रदत्त परिस्थिति यह सारी ही जो है जाति व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है, लेकिन यह जो अनुलंब गतिशीलता है यह जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है वर्ग निर्माण, बी ऑप्शन है वर्ग चैतन्य, सी ऑप्शन है वर्ग प्रधानता, डी ऑप्शन है वर्ग संरेखण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच समान हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप से ज्ञात है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, वर्ग चैतन्य यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 के क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। वेबर के अनुसार यह जो परिस्थिति वर्ग है निम्न द्वारा चिन्हित की जाती है। तो जो परिस्थिति वर्ग है क्लास, यह किसके द्वारा चिन्हित की जाती है? ए ऑप्शन है शिक्षा द्वारा, बी ऑप्शन है जीवन शैली द्वारा, सी ऑप्शन है व्यवसाय द्वारा, डी ऑप्शन है परिवार पृष्ठभूमि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग निम्न में से चिन्हित है, किसके द्वारा चिन्हित की जाती है? जीवन शैलियों के लिए से, जीवन शैलियों से। ठीक है, लाइफ स्टाइल से। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है राल्फ लिंटन, बी ऑप्शन है टालकट पार्सन, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग? ए ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आर के मर्टन महोदय ने भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है H.H. हाइमन, बी ऑप्शन है आर के मॉर्टन, सी ऑप्शन है C.H. कूले, डी ऑप्शन है एम मीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह का व्यवहार है यह किसके द्वारा कारण होता है? यह तर्क किसने दिया है? तो यह तर्क है आर के मर्टन महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। आर के मर्टन। अप्रत्याशित समाजीकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आर के मर्टन महोदय। ठीक है, इसी से आप जो है यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सह परिवर्तन की मात्रा को माप कर सकता है? रिसर्च टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है यूले का, बी ऑप्शन है फाई गुणांक, सी ऑप्शन है काई स्क्वायर, डी ऑप्शन है रो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, काई स्क्वायर। ठीक है, एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सह परिवर्तन की मात्रा को माप कर सकता है काई स्क्वायर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अन्योन
या आश्रता निम्न में से किसके मध्य सह परिवर्तनीयता का स्तर बताता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है गुणात्मक चरों, बी ऑप्शन है परिमाणात्मक चरों, सी ऑप्शन है एक गुणात्मक चर और एक परिमाणात्मक चर, डी ऑप्शन है चरों का कोई भी संयोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो अन्योन्याश्रयता है यह किसके मध्य सह परिवर्तनीयता का स्तर बताता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, परिमाणात्मक चरों के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है असमानता का परिमाण, बी ऑप्शन है समानता का परिमाण, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फैलाव को नापने के पैमाने औसत मानक विचलन क्या दिखाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, असमानता का परिमाण। ठीक है, फैलाव को नापने का पैमाना दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, फैलाव को नापने के पैमाने क्या दिखाते हैं? तो यह जो है असमानता का परिमाण यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है मानव घटनाओं के आंकड़े, बी ऑप्शन है जीवित लोगों के संस्मरण, सी ऑप्शन है इतिहासकारों के संस्मरण, डी ऑप्शन है मानव शरीर के आंकड़े, ये शरीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो मौखिक इतिहास विधि है इसके किसके माध्यम से हम संकलन करते हैं? तो यह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? जीवित लोगों का संस्मरण। ठीक है, तो मौखिक इतिहास विधि द्वारा हम जीवित लोगों के संस्मरण का संकलन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का किसने प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है WF वाइट, बी ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, सी ऑप्शन है DMF लाजार्स फील्ड, डी ऑप्शन है RK मार्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में के अध्ययन में सहभागी अवलोकन किसने किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, WF वाइट महोदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र में अध्ययन सहभागी अवलोकन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग, क्या यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा GWF हीगल, बी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट जो है उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर? सी ऑप्शन। गाइज आप लोग सपोर्ट अवश्य करें और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबना, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक विसरण, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? जब तकनीकी वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागतों में कैसी परिवर्तन होता है? धीमा परिवर्तन। मतलब कि जो तकनीकी चीज़ें हैं उसमें जो है वृद्धि बढ़ती जाती है और जो परंपरागत सामाजिक संस्थाओं तथा परंपरागत विश्वास है यह बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक विभेद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है?
व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबद्ध है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ये तो आप लोगों को एकदम दिमाग में, आपके मस्तिष्क में छप गया होगा। ये क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट आप लोग जल्दी से कमेंट करें। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है जी सी मिल, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मैक्स वेबर महोदय। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं, फिर ये देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे, कौन है? ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम तक पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको एग्जाम में भी देखने को अवश्य ही मिलेगा। ए ऑप्शन है एल ड्यूमोंट, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है वी पेरेटो, डी ऑप्शन है पी ए सूडोकिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, मैक्स वेबर महोदय। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है जी सी मिल, बी ऑप्शन है आर्डर हेंडार, सी ऑप्शन है एल ए कोजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने पूर्वानुमान लगाया है कि जो संघर्ष है यह कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह क्या करता है? समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, ठीक है, आले कोजर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, बी ऑप्शन है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? परेटो की जो तार्किक कार्यवाही है यह लागू किस पर होती है? कमेंट करिए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता हैं, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ए ऑप्शन है मैं, बी ऑप्शन है मुझको, सी ऑप्शन है अहम, डी ऑप्शन है अत्यधिक अहम। ये तो फर्जी दिया गया है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता हैं, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुझे या मुझको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है वी मेलानोव्स्की, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? विकल्पों का जो अवधारणा है यह किसने दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपको हमारे सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चंस अवश्य ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है यांत्रिक और सायवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, सी ऑप्शन है एच स्पेंसर, डी ऑप्शन है इस्माइल दुर्खाइम। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस्माइल दुर्खाइम महोदय ने जो है यांत्रिक और सायवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
बी मेलनोवस्की महोदय। ठीक है, इन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक के रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। मोस्ट फेमस बुक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ए ऑप्शन है बी मेलनोवस्की, बी ऑप्शन है ए एल क्रोबर, सी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है ई बी टायलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी मेलनोवस्की महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है? किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? ए ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है जे पी मर्डॉक, सी ऑप्शन है जे पॉल सार्टे, डी ऑप्शन है एस एफ नॉडेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी ऑप्शन। सी लेवी स्ट्रॉस महोदय ने यह कहा है कि जो मानव मस्तिष्क की मूल संरचना जो लक्षण है यह सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये भी फेमस बुक है। ए ऑप्शन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है एस एफ नाडेल, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है बी मेलनोवस्की, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन महोदय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक बुक लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किनके विचार है? ए ऑप्शन है आगस्ट कॉम्ट महोदय का, बी ऑप्शन है इमैनुएल दुर्कहाइम, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है इनके बीच अंतर अन्वेषक के जो ये संज्ञानात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मैक्स वेबर महोदय का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका कमेंट्स हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।